हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है द स्मार्ट नोर में। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद क्लास आई है और काफ़ी दिनों बाद मेरे को टाइम मिल पाया क्योंकि मेरे एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। बैंक के इंटरनल एग्ज़ाम है, इसलिए मैं ज़्यादा क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिलेबस पूरा कर नहीं करा पाऊँगा। सिलेबस सारा पूरा होगा कंप्यूटर अवेयरनेस का। साथ साथ में अपडेट भी मिलेंगी और एमसीक्यूज़ भी मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज की जो यूनिट है 5, क्लास 5, उसमें मैं बताने वाला हूँ कि सॉफ्टवेयर क्या है और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। ये सारी चीज़ें मैं आज बताऊँगा। ठीक है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्लास को ज़रूर देखना। और लास्ट में और मिड ऑफ द क्लास मैं आपको एमसीक्यूज भी दो चार कराऊंगा, तो उससे थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो क्वेश्चंस और ये टॉपिक चल रहे हैं सारे आरआरबी पीओ मेंस के एग्जाम के लिए चल रहे हैं अभी, और क्लर्क के मेन एग्जाम के लिए। इसके अलावा जितने भी कंप्यूटर के एग्जाम्स, यानी कंप्यूटर का जो सिलेबस है, जितने भी एग्जाम्स में आता है, चाहे बैंक का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे एलआईसी का, आरबीआई असिस्टेंट का हो, किसी का भी हो, हर एक एग्जाम में कंप्यूटर आता है और इसी से रिलेटेड आता है। तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, वो इन सब के लिए वीडियोस है, वो ज़रूर देखें। और कोई क्वेरी हो तो क्वेश्चन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलो आगे बढ़ते हैं क्लास में आगे। तो आज का टॉपिक है दोस्तों सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर होते क्या है? हार्डवेयर हमने पढ़ लिया था, इनपुट डिवाइस हमने पढ़ ली थी। अब आई है बारी सॉफ्टवेयर की। जैसे कि हार्ड डिवाइस को चलाने के लिए, कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाने के लिए चाहिए सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर होता क्या है? जितने भी एप्लीकेशन है मोबाइल में चाहे कंप्यूटर में, वो सारे सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों। ठीक है, सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। इसकी जो अगर टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें हम, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या सेट ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। एक सिंपल भाषा में बोले तो एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स, यानी कि बहुत सारे प्रोग्राम से मिलकर एक सॉफ्टवेयर यानी एप्लीकेशन बनाई जाती है, उसे सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और इसको एक बुकिश लैंग्वेज में बोले तो सॉफ्टवेयर इज अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इंस्ट्रक्टिंग अ कंप्यूटर टू डू स्पेसिफिक टास्क। यानी कि ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, जो इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं कंप्यूटर को कोई एप्लीकेशन रन करने के लिए, कुछ ओपन करने के लिए, कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो वो क्या है, सारा इसका एग्जाम्पल है सॉफ्टवेयर का। टू डू अ स्पेसिफिक टास्क, इट इनेबल्स द यूजर्स टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर टू टाइप्स। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, उन उनकी ही कैटेगरी में आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारे सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, चाहे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कह लो, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम कह लो, ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप हैं। तो आगे हम देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। इट सर्व्स एज एन इंटरफेस बिटवीन अ कंप्यूटर यूजर। ठीक है, कंप्यूटर यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जितने भी हार्डवेयर हम यूज करते हैं, कंप्यूटर में हार्डवेयर यूज होते हैं, डिवाइसेज यूज होती है, कुछ भी कंप्यूटर में ऐड कर लो, कुछ भी। ठीक है, वो सारे सारे के सारे किसके थ्रू चलते हैं? सॉफ्टवेयर के थ्रू। यानी कि हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम की, हर एक डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए कंप्यूटर से जो अटैच होती है, ठीक है, उसके लिए सॉफ्टवेयर का ही जरूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, इट ऑल्सो नोन एज बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर। मतलब जब हम एप्लीकेशन रन करते हैं तो ये तो है नहीं कि वो हमेशा हमारे सामने ही उसका इंटरफेस दिखता रहे, तो वो बैकग्राउंड में भी चलती है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि किस सॉफ्टवेयर को हम बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर भी कहते हैं? विच सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर? तो वो क्या होगा आंसर? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो नोन एज बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर। तो ये कितने टाइप के होते हैं दोस्तों? 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है,
चार टाइप के होते हैं ये: ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, डिवाइस ड्राइवर्स, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है दोस्तों, चार टाइप के होते हैं ये सिस्टम सॉफ्टवेयर। दोस्तों एक और मेरी सीरीज चल रही है कंप्यूटर अवेयरनेस की मैराथन। ये जो क्लास है बहुत डिटेल में होती है और हर टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है ताकि आपके A to Z कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए हर हर एक टॉपिक के। लेकिन जो कंप्यूटर अवेयरनेस की मैराथन क्लास है वो क्विक रिवीजन के लिए है। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट में वन लाइनर अच्छे से आप जो जो चीज़ें जितने टॉपिक मैं यहाँ बता रहा हूँ वही टॉपिक वहाँ शॉर्ट में बताए जाएंगे, बताए जा रहे हैं। तो प्लेलिस्ट में जाके, वीडियोस की प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ देखेंगे कंप्यूटर मैराथन की प्लेलिस्ट बनी हुई है और उसमें क्विक रिवीजन के लिए एग्जाम से 2-3 दिन पहले भी देखेंगे, उससे भी काम हो जाएगा। लेकिन डिटेल में समझने के लिए, क्योंकि एग्जाम बहुत डिटेल में आ रहा है, तो उसके लिए ये सीरीज बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो पहला टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम। Operating system OS is the program that acts as an interface between user and computer hardware and applicable software. हमारे कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर अटैच होते हैं, ठीक है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, विंडोज़ के एमएस डॉस है, और कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर है उन सब के बीच में इंटरफेस का काम कौन करवाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज़ नहीं पड़ी होगी तो क्या आप प्रिंटर यूज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पड़ा होगा तो क्या आप एमएस ऑफिस यूज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ये किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। हमारे यानी यूजर और हार्डवेयर, ठीक है, हार्डवेयर यानी जो भी प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है सबके बीच में इंटरफेस कौन करवाता है? ये ही ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। After the boot, program OS manages all the other programs in computer. ठीक है। जब कंप्यूटर बूट हो जाता है यानी कि प्रॉपरली फंक्शनिंग में आ जाता है, विंडोज के आइकन, डेस्कटॉप के आइकन दिखने लग जाते हैं, तो ही वो उसका मतलब होता है कि वो कंप्लीटली बूट हो चुका है, बूटिंग प्रोसेस कंप्लीटली हो चुकी है। तो कंप्यूटर की स्टार्टिंग स्क्रीन से यानी कि बटन ऑन करने से लेके डेस्कटॉप आने तक, डेस्कटॉप की स्क्रीन आने तक, जब ये प्रोग्राम रन हो जाता है बढ़िया से, ठीक है, तब ये मैनेज करना स्टार्ट कर देता है सारी एप्लीकेशंस को। ये क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके एग्जांपल क्या है दोस्तों? विंडोज 11 अभी आने वाली है, बीटा वर्जन हो गया लॉन्च, इसका लेटेस्ट वर्जन क्या है विंडोज का? ठीक है। और जैसे कि एमएस ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन 16 है, 13 हम यूज कर रहे हैं और 16 लेटेस्ट वर्जन है। ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स हो गया, लिनक्स कमांड बेस्ड लाइन कमांड मैंने ऊपर भी बता रखा है। ठीक है, ऊपर भी मैंने बता रखा है इन सब के टाइप। ये दोबारा से टॉपिक में आ रहा है तो आप इसको दोबारा से समझ लेंगे ताकि क्वेश्चन आए तो भूले नहीं। लिनक्स, यूनिक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और एक्सपी आउटडेटेड हो चुका है, अब यूज में नहीं है। तो ये था ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट टाइप है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। जैसे कि यूटिलिटी नाम से ही पता चल रहा है कि इसका मतलब क्या हुआ, कोई ना कोई स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज किया जाता हुआ। यूटिलिटी प्रोग्राम हेल्प्स टू मैनेज, मेंटेन एंड कंट्रोल कंप्यूटर रिसोर्सेज। मतलब कंप्यूटर रिसोर्सेज क्या है दोस्तों? कंप्यूटर रिसोर्सेज वो है जो हम कंप्यूटर के साथ में एक्स्ट्रा चीजें यूज करते हैं, एक्स्ट्रा चीजें अटैच करते हैं, जैसे पेन ड्राइव हो गई या प्रिंटर हो गया या म्यूजिक सिस्टम हो गया, या इसके बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। ठीक है, जैसे कि बैकअप करना, ठीक है, डेस्कटॉप की जो मेमोरी है यानी कि कंप्यूटर की मेमोरी है उसको क्लीन करना, सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना, बैकअप रखना, सारा काम, एंटीवायरस वगैरह, सारी यूटिलिटीज के एग्जांपल हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो नोन एज सर्विस प्रोग्राम्स। क्वेश्चन यहां से आ सकता है दोस्तों, क्वेश्चन क्या आ सकता है कि दे आर ऑल्सो नोन एज सर्विस प्रोग्राम। ऊपर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या क्वेश्चन आ सकता है? यहाँ से
कि इट इज ऑल्सो नोन एज सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है, बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स ऑल्सो नोन एज सिस्टम प्रोग्राम्स। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया। एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर एंटीवायरस, बैकअप सॉफ्टवेयर, डिस्क डीफ्रैगमेंट। डिस्क डीफ्रैगमेंट का मतलब क्या होता है, जो डिस्क होती है हमारी, जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उसके चार हम पार्ट करते हैं। ठीक है, C D E F इस तरह से हम चार पार्टीशन में करते हैं। तो इस जो पार्टीशन बनाने को ही डिस्क डीफ्रैगमेंट कहते हैं। बैकअप, हम सिस्टम का बैकअप लेते हैं। एंड डिस्क क्लीन, यानी कि इसमें से हम मेलिशियस और इन्फेक्टेड फाइल, जो वायरस इन्फेक्टेड फाइल होती है, उनको क्लीन करते हैं। नेक्स्ट टाइप देखते हैं दोस्तों, डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर इज डिजाइन टू इनेबल इंटरेक्शन विद हार्डवेयर डिवाइस। कोई भी डिवाइस कंप्यूटर में, यानी कि कोई भी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, कोई भी डिवाइस, यानी कि मेरा अगर वेब कैम चालू है तो बिना ड्राइवर के नहीं चलेगा, उसका डिवाइस ड्राइवर जरूरत पड़ेगी। मेरा हेडफोन अटैच है, इसके साथ डिवाइस ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। तो होता क्या है, डिवाइस ड्राइवर इज डिजाइन टू इनेबल इंटरेक्शन विद हार्डवेयर डिवाइस। कंप्यूटर का कंप्यूटर सिस्टम का हार्डवेयर डिवाइस से इंटरेक्शन करवाता है डिवाइस ड्राइवर। ठीक है दोस्तों, इट कंट्रोल्स अ डिवाइस दैट इट इज अटैच टू योर कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर में जितनी भी डिवाइसेस अटैच होती हैं, बिना डिवाइस ड्राइवर के नहीं चलती हैं दोस्तों। ठीक है, तो डिवाइस ड्राइवर का काम क्या है, टू इनेबल इंटरेक्शन विद हार्डवेयर डिवाइस। ठीक है, कोई भी डिवाइस जो कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं हम, उसके लिए डिवाइस ड्राइवर, यानी कि उसकी जरूरत पड़ती है, वो भी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे कि प्रिंटर, डिस्प्ले, CD रोम, प्रिंटर, डिस्प्ले, CD रोम, रीडर्स, डिस्क ड्राइवर्स, etc आर द एग्जाम्पल ऑफ डिवाइस ड्राइवर। जितने भी प्रिंटर को हम अटैच करते हैं, उसके साथ में डिवाइस ड्राइवर की CD डलेगी, देखो इंस्टॉल हो पाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, और ये हो गया हमारी यूटिलिटी प्रोग्राम्स, ये हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब देखते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर ट्रांसलेट द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनपुट into an equivalent machine language output. It also detects and reports the error during translation. दोस्तों, हम जो टाइप करते हैं, हमने यहाँ पर टाइप किया ए। ठीक है दोस्तों, हमने ए टाइप किया, बी टाइप किया, ये सब हम जो टाइप करते हैं, ये हम अंडरस्टैंड करते हैं, इसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता है। ठीक है, हमने कंप्यूटर में A B C D कुछ भी प्रेस किया, कंप्यूटर नहीं समझता है। कंप्यूटर समझता है सिर्फ 0 1 की लैंग्वेज। ठीक है, 0 1 की लैंग्वेज को समझता है कंप्यूटर बस, और इसके अलावा कुछ नहीं समझता है। तो इस 0 1 की लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज। इसको अदर लैंग्वेज में बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, तो ट्रांसलेटर काम क्या करता है, मैंने यहाँ पर ए टाइप किया। ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डेंस में क्या टाइप हुआ, 0। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है कि अगर आपने ठीक है, तो मतलब अगर मैंने ए टाइप किया, तो वहाँ 0 1 में ही कुछ ना कुछ कोड जाते हैं। तो उसी लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है, ठीक है, सोर्स कोड, यानी कि बिल्कुल कोडिंग लैंग्वेज में, उसको मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। हम जो समझते हैं उसको हमारी बेसिक लैंग्वेज है ABCD। ठीक है, उनको ट्रांसलेट, बस हमारी लैंग्वेज, हमारी रीडेबल फॉर्म, हमारी रीडेबल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, यानी कि कंप्यूटर की लैंग्वेज में ट्रांसलेट ही कन्वर्ट करता है। तो
ट्रांसलेटर के भी टाइप होते हैं दोस्तों। ट्रांसलेटर का पहला टाइप है असेंबलर, ठीक है। असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तीन टाइप के ट्रांसलेटर होते हैं। पहला असेंबलर, दूसरा कंपाइलर, तीसरा इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, जबकि असेंबलर सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है। अब असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? असेंबली लैंग्वेज जितने भी हार्डवेयर डिवाइस, ठीक है, हमारा माइक्रोसॉफ्ट यानी कि प्रोसेसर हो गया, या जितने भी हार्डवेयर, कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका अलग कॉन्सेप्ट है। कंप्यूटर जो जिस भाषा को समझता है उसका अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन मेरा जो बैकएम है, मेरा जो हेडफोन है, ये सब इनकी भी अपनी प्रोग्रामिंग होती है, उसकी अपनी प्रोग्रामिंग होती है, हार्डवेयर डिवाइस की अपनी प्रोग्रामिंग होती है। वो किस भाषा में होता है? वो असेंबली लैंग्वेज में होता है, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें किस ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है? वो होता है असेंबलर, ठीक है दोस्तों। ट्रांसलेटर समझ गया, ट्रांसलेटर क्या होता है? ट्रांसलेटर वो होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को या असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, वो ट्रांसलेटर कहलाता है, ठीक है। ट्रांसलेटर तीन टाइप के होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ठीक है। असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ठीक है दोस्तों। असेंबलर हमने देख लिया, इट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज, यानी कि असेंबली लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा गया होता है उसको मशीन लैंग्वेज में 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ये क्या कहलाता है? असेंबलर। फिर आते हैं दोस्तों कंपाइलर। कंपाइलर से पहले हम देखते हैं इंटरप्रेटर, ठीक है, कंपाइलर इसके बाद देखेंगे। मैंने बोला कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है इंटरप्रेटर और कंपाइलर। सबसे पहले इंटरप्रेटर देखते हैं। इंटरप्रेटर, इट कन्वर्ट्स द प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है दोस्तों? हाई लेवल लेवल लैंग्वेज हमारी सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये होती है, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं? मशीन लैंग्वेज, ठीक है। दो टाइप की लैंग्वेज कहलाती हैं, हाई लेवल, लो लेवल। लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? मशीन लैंग्वेज को ही हम लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। और हाई लेवल हमारी जावा, सी, सी प्लस, सी है, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेज हो गई। तो देखते हैं, इट ट्रांसलेट line by line and report the error once after completing the translation process. It gives better error diagnostics than a compiler. इसके एग्जाम्पल क्या है? पाइथन बेसिक एंड रूबी यूज इंटरप्रेटर्स। जो पाइथन लैंग्वेज है, पाइथन बेसिक एंड रूबी, ये अलग अलग लैंग्वेज के टाइप हैं दोस्तों। जब लैंग्वेज की हम आगे बात करेंगे, जब हम देखेंगे, तब इनको हम समझेंगे, पाइथन, बेसिक और रूबी। बेसिक लैंग्वेज एक बेसिक लैंग्वेज है, ये प्रोग्रामिंग में, हमारी वेबसाइट डिजाइनिंग में यूज होती है, डेटाबेस मैनेजमेंट में सिस्टम में इसकी जरूरत पड़ती है। रूबी हमारी जितने जो सिस्टम में हमारी प्रोग्रामिंग होती है उसके लिए रूबी यूज होती है, पाइथन भी उसी के लिए यूज होती है। तो अंतर क्या है? कंपाइलर, अब मैंने इंटरप्रेटर बता दिया, अब कंपाइलर देखते हैं। इंटरप्रेटर क्या करता है? मैंने ये लाइन टाइप करी, कुछ भी लाइन टाइप करी मैंने यहाँ पर, मान लो इट कन्वर्ट्स द प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज, मैंने ये लाइन टाइप करी। तो इंटरप्रेटर क्या मशीन लैंग्वेज को लाइन बाय लाइन ही इस पूरी लाइन को एक बार में मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। तो ये इसका काम है इंटरप्रेटर का। लेकिन इसमें कंपाइलर क्या करता है? इट्स कन्वर्ट द प्रोग्राम इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज। ये क्या करता है? यहाँ पर एक लाइन जोड़नी थी, इट कन्वर्ट्स ऑल द प्रोग्राम, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आएगा इट कन्वर्ट्स ऑल द प्रोग्राम इन अ हाई लेवल। ये भी यहाँ पर गलत प्रिंटिंग है, ठीक है दोस्तों। इट कन्वर्ट्स ऑल द प्रोग्राम
इन हाई लेवल लैंग्वेज, हाँ जो इन हाई लेवल लैंग्वेज में होता है, इनटू लो लेवल लैंग्वेज एट अ टाइम, यहाँ पर आएगा एट अ टाइम। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो क्या करता है कंपाइलर, क्या करता है, इट कन्वर्ट्स ऑल द प्रोग्राम इन अ हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए होते हैं प्रोग्राम, उनको लो लेवल लैंग्वेज में एक बार में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि मैंने अगर पूरा पैसेज लिख दिया, पूरा पेज लिख दिया, पूरे प्रोग्राम को, यानी कि पूरा प्रोग्राम जब एक बार मैंने लिख दिया, उसको एक बार में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी स्पीड अगर आपको स्लो लगती है तो ऊपर को डॉट डॉट बने होंगे यूट्यूब में, उसमें क्लिक करेंगे, 3 डॉट बनेंगे, उसमें क्लिक करेंगे, नॉर्मल स्पीड में होगा, नॉर्मल में आप उसको स्पीड में कर लेंगे, 1.25 में कर लेंगे या 1.5 में कर लेंगे, और अगर तेज लगे तो आप उसको 0.75 में कर लेंगे स्पीड, ताकि आप उसको समझ पाए। ठीक है दोस्तों, तो डिफरेंस क्या है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में? डिफरेंस ये है कि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बारी में कन्वर्ट कर देता है लो लेवल लैंग्वेज में, और इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा स्लो है, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, तो इसका जो एरर डायग्नोस्टिक फैसिलिटी है वो थोड़ी कंपाइलर से अच्छी है, क्योंकि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बार में कन्वर्ट कर देता है, तो इसलिए इसकी जो स्पीड तो तेज है, लेकिन एरर डिटेक्टिंग जो फैसिलिटी है इसकी थोड़ी सी स्लो है। ठीक है दोस्तों, अब कंपाइलर जो सी और सी हैश लैंग्वेज हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेज हैं, वो कंपाइलर का यूज करती हैं। पाइथन, बेसिक, रूबी ये इंटरप्रेटर का यूज करती हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पाइथन और बेसिक रूबी लैंग्वेज में कौन सा ट्रांसलेटर का यूज होता है? वो होता है इंटरप्रेटर। और सी सी हैश में कौन से ट्रांसलेटर का जरूरत पड़ती है? वो है कंपाइलर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारे ट्रांसलेटर। अब बढ़ते हैं हम आगे। आगे हमने पढ़ लिया था यहाँ पर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के टाइप होते हैं दो, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने समझ लिया, अब पढ़ते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइन फॉर एंड यूजर्स। एंड यूजर कौन है दोस्तों? हम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये प्रोग्राम या तो ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स है या प्रोग्राम्स है जो कि हमारे लिए जनरेट यानी डिजाइन हुए हैं। इट इनेबल्स, एंड यूजर कौन है? हम। ठीक है, इट इनेबल्स द यूजर टू कंप्लीट tasks such as creating documents, spreadsheets, database, and publications, doing online research, sending email, designing graphics, etc. ये दोस्तों, तो क्या है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? हमारा एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है दोस्तों, मेरा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अगर एमएस ऑफिस खोलता हूँ, ठीक है, तो वो क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। एमएस ऑफिस में एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, एमएस एक्सेस आता है, मतलब पूरा एक कॉम्बो। यहाँ पे क्या बोला गया है? ये प्रोग्राम और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ प्रोग्राम में क्या होता है? एमएस ऑफिस में बहुत सारे चार पांच प्रोग्राम्स, चार पांच एप्लीकेशन एक साथ में कॉम्बो बनाई दी गई हैं, उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। उसमें स्प्रेडशीट हो है, डेटाबेस भी बना लेते हैं हम। और डूइंग ऑनलाइन रिसर्च, अगर मैं वेब ब्राउजर यूज करता हूँ तो उसमें मैं रिसर्च कर सकता हूँ। ईमेल ईमेल यूज करता हूँ तो मैं मेल भेज सकता हूँ। ठीक है, तो ये सब सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, देर आर टू टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहला बेसिक, ठीक है, दूसरा स्पेशलाइज्ड। पहला बेसिक, दूसरा स्पेशलाइज्ड, समझ लेते हैं हम। ठीक है दोस्तों, बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो नोन एज जनरल पर्पज एप्लीकेशन। ठीक है दोस्तों, जनरल से मतलब समझ रहे होंगे, जनरल यानी कि ऑलमोस्ट सारे पर्पज के लिए ये यूटिलाइज हो जाता होगा। एंड एप्लीकेशन एंड प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन। प्रोडक्टिविटी से मतलब क्या समझते हैं दोस्तों?
मैं MS ऑफिस यूज करता हूँ या पावर पॉइंट यूज करता हूँ, तो मैं उसमें कुछ ना कुछ एक या तो जो शील्ड होती है वो बनाता हूँ, शीट होती है वो बनाता हूँ, प्रेजेंटेशन में PPT बनाता हूँ, या कोई फाइल तैयार करता हूँ या मार्कशीट तैयार करता हूँ, तो प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या कहलाते हैं, जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन क्या आएगा, जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसका टाइप है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का टाइप है। These programs are widely used in every discipline and occupation। मतलब लगभग हर उसमें इसका यूज होता है उसमें। दोस्तों, जैसे कि वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, डेटाबेस मैनेजमेंट, और आपका प्रेजेंटेशन, ग्राफिक्स, कॉमन टाइप्स ऑफ बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैंने ये बताया था, आपको PPT तैयार करनी है, आपको वो तैयार करना है, प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, तो ये सब इसमें। ठीक है, इसका एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016। 2016 क्यों दिया है, क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है दोस्तों, फिर आया स्पेशलाइज्ड। हमने बेसिक पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं स्पेशलाइज्ड। स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिजाइन फॉर स्पेसिफिक टास्क वेदर फॉर अ वाइड एप्लीकेशन एरिया। ठीक है दोस्तों, मतलब कुछ स्पेशल टास्क के लिए यूज होते हैं, जैसे कि ग्राफिक्स प्रोग्राम्स, ऑडियो एंड वीडियो एडिटर्स। हमारे जितने भी ऑडियो वीडियो एडिटर्स हैं, वो स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए यूज होते हैं। मल्टीमीडिया क्रिएशन प्रोग्राम्स, मल्टीमीडिया क्रिएट करने के लिए प्रोग्राम यूज होते हैं। वेब ऑथरिंग एंड वर्चुअल रियलिटी प्रोग्राम्स आर कॉमन टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर। मतलब कुछ भी एडिटिंग करने के लिए, वीडियो एडिटिंग करने के लिए हमें स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब इसमें से हम क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या टाइप के क्वेश्चन है आते हैं। ये RVPO के मेन एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों। बुक मार्क्स कैन बी मैनेज्ड यूजिंग। ठीक है दोस्तों, बुक मार्क किसके थ्रू मैनेज किया जाता है। ऑप्शन है बुक मार्क मैनेजर, एक्सटेंशन मैनेजर, कास्ट फाइंड, डाउनलोड मैनेजर। आपको इससे ही पता चल जा रहा है कि बुक मार्क मैनेजर ही इसको मैनेज करता होगा। जितने भी बुक मार्क होते हैं, हम यहाँ पे जैसे भी कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, साइड में बुक मार्क बनाते हैं हम, उसको मैनेज कौन करता है, वो कौन करता है, बुक मार्क मैनेजर। एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर देख लेना आप, यही बताया गया है। ठीक है, जैसे कि बुक मार्क मैनेजर कैन मैनेज बुक मार्क्स। बुक मार्क मैनेजर सॉफ्टवेयर सेव्स and organize web content and website so user can refer to it later. Bookmark Manager will either work alongside or inside of web browser and allowing user to save web content and return to it later without opening another application। मतलब अगर मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ, ठीक है दोस्तों, कोई भी साइट में ओपन कर दूँ यहाँ पर, जैसे मैंने यूट्यूब खोला, अब यहाँ पर मैंने बुकमार्क बनाया। ठीक है, अगर मैंने यहाँ बुकमार्क बनाया, ये मेरा बुकमार्क का ऑप्शन है। ठीक है, ये तो अगर मैंने कोई भी साइट को बुकमार्क कर दिया, मैंने यहाँ पे इसको मैंने बुकमार्क ऐड कर दिया मान लो। ठीक है, ये मेरा ही चैनल है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने इसको बुकमार्क कर दिया। ठीक है, ये मैं बुकमार्क कर दे रहा हूँ, ये सेव हो गया मेरा। ठीक है, अब मैं फिर से गूगल में चले जाता हूँ। मैं गूगल में गया। ठीक है दोस्तों, अब मैं बुकमार्क दोबारा से ओपन करना चाहता हूँ, तो मैं दोबारा से, मुझे टाइप नहीं करना पड़ेगा और डायरेक्ट ये बुकमार्क में आ गया। ठीक है दोस्तों, बुकमार्क में डायरेक्ट आ गया, यहाँ से डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। देखो खुल गई, तो ये डायरेक्ट ओपन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो बुकमार्क मैनेजर का काम ही यही है। बुकमार्क मैनेजर कैन सेव टाइम,
बुकमार्क मैनेजर सॉफ्टवेयर है वो यूजर का हमारा टाइम को सेव करता है ताकि हम दोबारा उसको बार बार टाइप ना करना पड़े और तुरंत ये ओपन हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो क्या है ये। फिर दूसरा क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शन इज द लाइन दैट डिस्क्राइब दैट कंटेंट्स ऑफ द मैसेज व्हाइल सेंडिंग एन ईमेल। ये आया है आरबीआई असिस्टेंट मेल में दोस्तों। ठीक है, अब हम जो कोई भी हम मेल लिखते हैं वो सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट मैंने आंसर ही बता दिया। वो मेल जो मैसेज के कंटेंट को बताता है, ठीक है, उसको समझाता है कि उसके बारे में बताता है, वो क्या है, सब्जेक्ट। ईमेल लिखते हैं तो सब्जेक्ट ही उसके बारे में डिस्क्राइब कर देता है। पूरा मेल देखने की जरूरत नहीं पड़ती, हम सब्जेक्ट से पता चल जाता है कि किस टॉपिक पर होगा। यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है, ये आप पढ़ लेंगे तो इसका आंसर हो गया सब्जेक्ट, इसका आंसर हो गया मार्क मैनेजर। फिर पढ़ते हैं हम कंप्यूटर लैंग्वेज दोस्तों। आगे हमने ट्रांसलेटर पढ़ा था, ठीक है, सॉफ्टवेयर पढ़ा, ट्रांसलेटर पढ़ा, अब आते हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस। कंप्यूटर लैंग्वेज दोस्तों, अभी जैसे मैंने बताया था कि लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, मशीन लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। और जो लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज को ही हम कंप्यूटर लैंग्वेज बोलते हैं। एक लैंग्वेज जो हमारे लिए प्रोग्रामिंग के लिए बनी है हाई लेवल लैंग्वेज, एक लैंग्वेज जो कंप्यूटर के लिए बनी है उसको बोलते हैं कंप्यूटर यानी लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लेवल लैंग्वेज। तो different kinds of language have been developed to perform various types of work on the computer। ठीक है, मतलब बहुत सारी लैंग्वेज अभी तक डिजाइन हो चुके हैं कंप्यूटर पर वर्क करने के लिए। द टू मेजर टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। मैंने बताया था कि दो टाइप की लेवल लैंग्वेज होती है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट डील्स विद कंप्यूटर हार्डवेयर। जैसे कि मैंने बताया था कंप्यूटर हार्डवेयर किसके लिए डिजाइन की जाती है, लो लेवल लैंग्वेज। इट कॉन्फ़िगर्स एंड इट्स कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जो हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन है या उसके प्रोग्रामिंग है वो किस में होती है, लो लेवल लैंग्वेज। इट इज़ वेरी क्लोज टू कंप्यूटर्स नेटिव लैंग्वेज। ये कंप्यूटर्स की नेटिव लैंग्वेज, ये बोले तो क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द लैंग्वेज इज कॉल्ड कंप्यूटर्स नेटिव लैंग्वेज, और उसको बोलेंगे लो लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज। दोस्तों याद रखना, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं डिटेल में क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसलिए तो पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं दोस्तों। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, ये लो लेवल लैंग्वेज को हम मशीन में और असेंबली लैंग्वेज में कैटेगराइज कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि हार्डवेयर की जो प्रोग्रामिंग करते हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर की प्रोग्रामिंग करते हैं वो असेंबली लैंग्वेज करते हैं। कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है वो मशीन लैंग्वेज समझता है। ठीक है दोस्तों, ये है असेंबली लैंग्वेज और ये मशीन लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, तो मशीन लैंग्वेज इट कंसिस्ट ऑफ बाइनरी डिजिट्स ऑफ बिट्स और बिट्स। मशीन लैंग्वेज में क्या मैंने बताया था कि और जीरो और वन की फॉर्म में होता है, बाइनरी डिजिट्स जिन्हें बोलते हैं। इट कैन डायरेक्टली अंडरस्टैंड कंप्यूटर एंड डज नॉट नीड अ ट्रांसलेटर प्रोग्राम। अगर बाइनरी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा गया है तो वो डायरेक्ट इसको समझ लेगा, उसको ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मशीन कोड। कोई प्रोग्रामिंग अगर मशीन कोड में हुई होती है तो कंप्यूटर उसको डायरेक्ट समझ लेता है। ठीक है दोस्तों, इट इज एफिशिएंट बट डिफिकल्ट टू लर्न। ये एफिशिएंट होती है कंप्यूटर के लिए, लेकिन एक प्रोग्रामर के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है लर्न करने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके एडवांटेज क्या है, क्योंकि इसको ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है तो किसी मीडिएटर ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो ये फास्ट होगा, ऑटोमेटिक आपको पता ही चल जाएगा कि ये फास्ट होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है फास्ट। नो ट्रांसलेशन प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड, क्योंकि अगर मशीन लैंग्वेज में ही, मशीन कोड में ही अगर प्रोग्रामिंग हो रही है तो ट्रांसलेशन प्रोग्राम की तो जरूरत ही नहीं पड़ रही है, ये तो मैंने बताया। फिर आया डिसएडवांटेज।
डिसएडवांटेज क्या है इसका? डिफिकल्ट टू प्रोग्राम, क्योंकि ये टफ होती है, इसलिए प्रोग्रामर इसको जल्दी नहीं सीखते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज को समझते हैं, वो प्रोग्रामिंग इसकी ईजी होती है। एंड डिबगिंग इज ऑल्सो एन इश्यू। डिबगिंग क्या कहलाती है दोस्तों? डिबगिंग इज द प्रोसेस टू फाइंड आउट द एरर इन एनी प्रोग्राम। मतलब किसी प्रोग्राम में कोई एरर को फाइंड आउट करना डिबगिंग कहलाता है। तो इसमें एरर ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है, तो ये डिसएडवांटेज है मशीन लैंग्वेज का। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं असेंबली लैंग्वेज। अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स forms the assembly language, and translator program is required to translate to machine language. The operation codes and operands are given in the form of alphanumeric symbols which are known as mnemonics. ठीक है दोस्तों, ऑपरेशन कोड operands are given in the form of alphanumeric symbol which are known as mnemonic codes. mnemonic codes क्या होता है दोस्तों, मैं बता देता हूँ। ऑपरेशन कोड्स हमारा जो ये जो असेंबली लैंग्वेज होती है, सोर्स कोड, ठीक है, सोर्स कोड को ये ऑब्जेक्ट कोड में अंडरस्टैंड करती है। ठीक है दोस्तों, तो जो इसमें कोड लिखे जाते हैं वो निमोनिक में लिखे जाते हैं। निमोनिक का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। जैसे कि मैंने मूव मूव बोला, मूव एक कमांड है, तो ये सिर्फ इसको इसकी मूव की कमांड क्या हो जाएगी, एक सेकेंड, मूव की कमांड हो जाएगी सिर्फ मूव। ठीक है दोस्तों, मूव करने के लिए एमओवी सिर्फ टाइप करना पड़ेगा, ये निमोनिक हो गया शॉर्ट कोड। और डिलीट डिलीट को पूरा टाइप करके सिर्फ DEL, ये DEL हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया DEL, तो ये निमोनिक कोड हो गया। ये शॉर्ट कोड इनको बोलते हैं निमोनिक कोड्स। ठीक है दोस्तों, जैसे कि एग्जांपल दे रखा है, कंबाइन इन मैक्सिमम 5 लेटर कॉम्बिनेशन। मतलब 5 लेटर कॉम्बिनेशन, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लेटर कॉम्बिनेशन का कोड हो सकता है, शॉर्ट से शॉर्ट हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 5, ठीक है, 5 लेटर्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसे कि एड्रेस, एडिशन के लिए ऐड, जैसे कि मैंने बताया था, एडिशन के लिए कोई एडिशन करना है, प्लस करना है, उसके लिए ऐड। सब्ट्रैक्शन के लिए जो निमोनिक कोड होगा सब। ठीक है, ये शॉर्टकट में यूज होते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज सिम्बॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि सिम्बॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसको बोलते हैं? उसको बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज को। असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सिम्बॉलिक लैंग्वेज। न्यूमेरिक कोड्स किस लैंग्वेज में यूज होते हैं? असेंबली लैंग्वेज में। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल किस लैंग्वेज में यूज होते हैं? असेंबली लैंग्वेज में। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं दोस्तों, इनको याद रखना, जो मैं बता रहा हूँ याद रखना। ठीक है दोस्तों, तो मैंने बता दिया। अब आया है इनके एडवांटेज। एडवांटेज क्या है? इजियर टू अंडरस्टैंड और मिनिमाइज, मतलब इजी होती है, ज़्यादा प्रोग्रामिंग टफ नहीं होती है। कोई भी वर्ड लिखो, उसका शॉर्टकट लिख दो, वो न्यूमेरिक कोड बन जाता है। प्रोग्रामिंग बहुत इजी होती है। फाइंडिंग एंड करेक्टिंग द एरर्स आर इजी, क्योंकि शॉर्टकट यूज होते हैं, शॉर्ट वर्ड यूज होते हैं, तो ज़्यादातर हमें पता ही होता है, तो इसमें एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं, और होते भी तो वो जल्दी से फाइंड आउट हो जाते हैं। ये इसकी एडवांटेज हो गई। अब डिसएडवांटेज देखते हैं। इट इज मशीन डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। प्रोग्राम रिटन फॉर वन कंप्यूटर माइट नॉट रन इन अदर कंप्यूटर्स विद डिफरेंट हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि मैंने बताया था कंप्यूटर की हार्डवेयर के लिए राइट की जाती है, तो मतलब एक प्रोग्राम एक हार्डवेयर डिवाइस के लिए अगर मैंने राइट कर दिया, तो ये दूसरे के लिए यूज़ नहीं होगी, क्योंकि हर डिवाइस की प्रोग्रामिंग अलग होती है। तो इसके लिए हर एक डिवाइस के लिए अलग अलग राइट करना पड़ता है। राइटिंग कोड इज टाइम कंज्यूमिंग, इसमें टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, क्योंकि हर एक वर्ड का हर उसके लिए एक वर्ड लिखा जाता है, तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। अब देखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज HLL is a programming language that enables a programmer to write programs independently. अब हाई लेवल लैंग्वेज है, ABCD में ही लिखा जाता है, तो ये
प्रोग्रामर इंडिपेंडेंटली यूज कर सकता है इसको। ठीक है दोस्तों। सच लैंग्वेज आर क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज। ह्यूमन लैंग्वेज क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ABCD में ही यूज होता है, ABCD वगैरह यूज होता है इसमें। जो हमारी रीडेबल फॉर्म है उसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं, तो ये थोड़ा सा ईजी हो जाता है हमारे लिए। हायर लेवल लैंग्वेज आर सिंपल लैंग्वेज दैट uses English and mathematical symbols like plus, minus, percentage, asterisk for its program constructions। मतलब इंग्लिश के वर्ड्स यूज होते हैं, मैथमेटिकल सिंबल्स यूज करते हैं जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। दोस्तों थोड़ा सा बाहर से आवाज़ें आ रही है, उसके लिए थोड़ा सा माफ़ करना। ठीक है, इग्नोर करना, सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूँ। तो इसलिए इसको इजी बोला जाता है क्योंकि ह्यूमन लैंग्वेज का यूज होता है, सिंबल्स मैथमेटिकल सिंबल जो हम यूज करते हैं उनका ही यूज होता है इसमें, थोड़ा सा इजी होती है। एग्जाम्पल क्या है? बेसिक, C++, कोबोल, फोर्ट्रॉन, एल्गोल, पास्कल, प्रोलॉग, बेसिक। ठीक है, ये सारे इसके एग्जाम्पल है, इस लैंग्वेज के हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल है। बेसिक क्या होती है दोस्तों? बेसिक की फुल फॉर्म क्या है? बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये बेसिक की फुल फॉर्म होगी दोस्तों। ठीक है, ये बेसिक की फुल फॉर्म होगी। एंड वाज डेवलप्ड फॉर स्टूडेंट्स टू राइट सिंपल कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कंप्यूटर का सिंपल प्रोग्राम को रन राइट करने के लिए बेसिक लैंग्वेज की जो डेवलप हुआ था, जनरेशन हुई थी। इट वॉज डिजाइन बाई जॉन कैमनी एंड थॉमस कर्ज इन 1963। ठीक है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि कौन सी लैंग्वेज स्टूडेंट्स के लिए राइट की गई थी, बनाई गई थी? वो है बेसिक लैंग्वेज। फुल फॉर्म आ सकती है, किसी पेपर आएगा नहीं तो फुल फॉर्म इतना तो जरूरी नहीं, लेकिन फिर भी याद रखना, बिजनेस ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, फिर दूसरी लैंग्वेज एल्गो, ALGOL इज ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ एल्गोरिथम लैंग्वेज। ठीक है, एल्गोल एल्गोरिथम की शॉर्ट फॉर्म है। इट इज फैमिली ऑफ पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर साइंटिफिक एप्लीकेशन। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी लैंग्वेज पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है? उसको बोलते हैं एल्गोल। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम एल्गोरिथम लिखते हैं दोस्तों। एल्गोरिथम सेट ऑफ प्रोग्राम से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है, इस पर प्रोग्रामिंग ही की जाती है, जो सिंटेक्स बनाया जाता है उसको एल्गोरिथम बोलते हैं। और एल्गोल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है तो जिसमें साइंटिफिक कंप्यूटेशन के लिए यूज की जाती है। और क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द लैंग्वेज इज कॉल्ड पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? वो होगी एल्गोल। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। दूसरा है प्रोलॉग। Prolog is used widely for artificial intelligence applications, particularly expert system, robotics, AI, artificial intelligence को बोलते हैं robotics। रोबोट्स वगैरह बनाने के लिए प्रोलॉग लैंग्वेज की मतलब इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों। फिर आता है पास्कल। इट इज यूज टू टीच प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। प्रोग्रामिंग टेक्निक्स यानी जो लैंग्वेज, जितनी भी लैंग्वेज हमने पढ़ाई जाती हैं, जितनी भी लैंग्वेज के जो प्लेटफॉर्म तैयार किए जाते हैं, ठीक है, उन सबको समझने के लिए पास्कल लैंग्वेज का यूज होता है। ये एक टूल है, एज ए टूल की तरह यूज होता है। टूल किट की तरह होता है कि लैंग्वेज लैंग्वेज को समझने के लिए टूल्स की तरह इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है, प्रोग्रामिंग टेक्निक। तो क्वेश्चन आ सकता है कि विच विच इज इन विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग टेक्निक्स वगैरह का जो यूज किया जाता है, किस लैंग्वेज में यूज किया जाता है? वो है पास्कल। इट वाज डेवलप्ड बाय निकोलस निकोलस वर्थ। ठीक है, इसने इनको डेवलप किया था। प्रोग्रामिंग टेक्निक लैंग्वेज कौन सी कहलाती है? पास्कल। अब आया फोर्ट्रॉन। इट इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन फॉर न्यूमेरिक कंप्यूटेशन एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग। जैसे कि बेसिक नहीं, एल्गोल यूज होती है साइंटिफिक कंप्यूटेशन के लिए, फोर्ट्रॉन भी उसी तरह से साइंटिफिक कंप्यूटेशन के लिए यूज होती है। इसकी फुल फॉर्म आ सकती है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है दोस्तों। फिर है कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म है। इट इज यूज फॉर बिजनेस। कोबोल जैसे कि नाम नहीं है बिजनेस, तो ये बिजनेस के लिए यूज होती है। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए भी यूज होती है। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से जैसे कि फाइलिंग वगैरह, फाइल और मेंटेन करना, सिस्टम को मेंटेन करना, और जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह ये
काम करती है। इट कैन बी रीड लाइक रेगुलर इंग्लिश, ये ये भी रेगुलर इंग्लिश की तरह ही यूज की जा सकती है। इसमें रेगुलर इंग्लिश की तरह ही सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर आया सी। इट इज जनरल पर्पज लैंग्वेज विच इज यूज्ड इन मैनी साइंटिफिक प्रोग्रामिंग सिचुएशन। सी एक बेसिक मतलब हाई लेवल लैंग्वेज की सबसे फर्स्ट लैंग्वेज है जो कि साइंटिफिक प्रोग्रामिंग के लिए यूज होती है और नॉर्मल प्रोग्रामिंग के लिए भी यूज होती है। जब भी आप प्रोग्रामिंग सीखेंगे तो हाई लेवल लैंग्वेज सी में ही ज़्यादातर सीखेंगे। ठीक है। अब इसकी जो नेक्स्ट एडवांस लैंग्वेज है वो है सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बोलते हैं क्योंकि इसमें उप्स का कॉन्टेक्स्ट कॉन्सेप्ट यूज होता है। उप्स का कॉन्सेप्ट इतना तो नहीं पूछेंगे, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है कि उप्स किस में यूज होता है। तो उप्स, अब यहाँ पर उप्स भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, उप्स के बारे में भी डिटेल में हम पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इनकॉर्पोरेट्स ऑल द फीचर्स ऑफर्ड बाय सी। सी में जितने भी फीचर्स हैं वो इसमें यूज होते हैं। ठीक है दोस्तों। एडवांटेज क्या है इसकी? इंडिपेंडेंट ऑफ मशीन्स एंड कैन रन ऑन एनी कंप्यूटर, मतलब किसी भी कंप्यूटर में रन हो सकती है, ये इसकी एडवांटेज है। प्रॉब्लम ओरिएंटेड रेदर देन मशीन ओरिएंटेड, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन इसमें मिलता है। मशीन ओरिएंटेड कम है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड है। यूजर फ्रेंडली है क्योंकि एबीसीडी वगैरह का यूज होता है, मैथमेटिकल टर्म्स का भी यूज होता है, इसलिए यूजर फ्रेंडली भी कहलाती है। डिसएडवांटेज क्या है? नीड टाइम फॉर ट्रांसलेटिंग, क्योंकि ट्रांसलेटर का यूज करती है इंटरप्रेटर का। ठीक है, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि इसमें इंटरप्रेटर का यूज होता है। यहाँ पर देखिए ये लिखा है ना, सॉरी, कंपाइलर का यूज होता है। ठीक है, इसमें एरर डिटेक्टिंग थोड़ी सी स्पीड स्लो है, तो इसलिए ये सी और सी प्लस प्लस कंपाइलर का यूज होता है इसमें, सी और सी प्लस प्लस। तो ये थोड़ा सा क्या है, टाइम टेकिंग है, नीड फॉर ट्रांसलेटिंग, टाइम लगता है इसमें। ठीक है, ट्रांसलेट करने के लिए। अब देखते हैं हम, ये हो गया डिसएडवांटेज हमारी और ये हो गया एडवांटेज। अब होगी हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है? इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग मॉडल बिल्ट अराउंड ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं दोस्तों? हमारे जो भी प्रोग्रामिंग हम करते हैं ABCD में, नॉर्मल भाषा में समझने के लिए, यानी कि हमारी जो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज होती है उसको हम ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ऑब्जेक्ट। सोर्स कोड किनको बोलते हैं? जो कोडिंग होती है, सोर्स कोड यानी जिसको मशीन लैंग्वेज, मशीन समझ सकती है, कंप्यूटर इजीली समझ सकता है, उसको सोर्स कोड बोलते हैं या न्यूमेरिक कोड बोलते हैं। तो ये क्या बोला है कि प्रोग्रामिंग मॉडल बिल्ट अराउंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब ABCD वगैरह जितने भी होते हैं इनके अराउंड उन्हीं में प्रोग्रामिंग होती है। दिस मॉडल classifies data into objects and describe object content and performance through the declaration of classes। ये प्रोग्रामिंग का एक थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है। डिक्लेरेशन ऑफ क्लासेस, क्लासेस डिक्लेयर होती हैं। जैसे कि ये एक ब्लॉक मैंने बनाया, ये एक ब्लॉक है, अब ये है, इसके से बीच में प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने फिर दूसरा एक ब्लॉक बनाया, ये दूसरा ब्लॉक बनाया, इस बीच में, इस बीच में जो इन इन दोनों ब्रैकेट के बीच में, ठीक, इन दोनों ब्रैकेट के बीच में जो भी बनाई जाती है, तो ये डिक्लेरेशन ऑफ क्लास है। यहाँ से लेके यहाँ तक एक क्लास डिक्लेयर हो गई, तो इसी को बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ क्लास। ठीक है दोस्तों। क्या बोला? दिस मॉडल क्लासिफाइज डेटा इनटू ऑब्जेक्ट्स एंड डिस्क्राइब ऑब्जेक्ट कंटेंट्स एंड परफॉर्मेंस थ्रू द डिक्लेरेशन ऑफ क्लास। जब मैं कोई ऐसे ब्लॉक बनाता हूँ वो क्लास का डिक्लेरेशन हो जाता है। ठीक है, तो क्या बोला कि सिमुला इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी कहलाती है? वो होती है सिमुला। सिमुला फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। द एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पहला एग्जाम्पल है जावा। पहला पहला आपको बताइए कि सिमुला इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसका और एग्जाम्पल है इसके जावा हो गया, पाइथन हो गया,
जावा स्क्रिप्ट हो गए, सी हैश, सी प्लस प्लस, सी हैश हो गया, PHP हो गया, पर्ल, डॉट नेट, रूबी, विजुअल बेसिक, स्मॉल टाट। देखो दोस्तों, ये सब नाम याद रखना, क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। डेल्फी एंड एफिल, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ये टाइप हैं। ठीक है दोस्तों, जावा पढ़ लेते हैं। जावा इज यूज फॉर डेवलपिंग मोबाइल, डेस्कटॉप, वेब ब्राउजर, सर्वर साइड एंड डायनामिक वेब एप्लीकेशंस। हमारी वेबसाइट वगैरह जितनी बनती है, मोबाइल साइट वगैरह बनती है, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस की वगैरह जितनी होती है, वो जावा में रिटर्न की जाती हैं। ठीक है, फिर है जावा स्क्रिप्ट। जावा होगी तो जावा स्क्रिप्ट क्या होगी? जावा स्क्रिप्ट इज डिजाइन फॉर स्टाइलिंग HTML पेज, यानी कि जो वेबसाइट हमारी बनती है, ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है, youtube.com, ये सब क्या है? ठीक है, वो किसका काम है? जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, इंटरेक्टिव HTML पेजेस। अब ये वेबसाइट है, इसमें इंटरेक्टिव जो वेबसाइट के पेज बनते हैं, ये सब इसका डिजाइन जो बनता है यहाँ यहाँ यहाँ, ये सब किसका काम है? ये इसका काम है दोस्तों। जावा स्क्रिप्ट से हम डिजाइन करते हैं। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, ऑपरेशन एग्जीक्यूटिंग क्वेरी रिलेटेड DB, यानी कि डेटाबेस ऑन सर्वर। तो इन सब का काम जावास्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट हेल्पफुल होती है इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, फिर आते हैं पाइथन। पाइथन इज जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज यूज फॉर डेवलपिंग कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक न्यूमेरिक एप्लीकेशन, डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन। ठीक है, ये जनरल पर्पज है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये जनरल पर्पज लैंग्वेज है। और ये कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक, कॉम्प्लेक्स जो मतलब डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कंप्यूटेशन होती है, न्यूमेरिक एप्लीकेशन होती है, डेटा एनालिसिस होती है, सारा ये पाइथन का काम है। फिर आता सी हैश। यस इज द जनरल पर्पज लैंग्वेज, वाज डिजाइन बाय माइक्रोसॉफ्ट। यस को किसने डिजाइन किया था? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है ब्रिगेड की, उसने डिजाइन किया। टू बी यूज फॉर डेवलपिंग एप्स ऑन माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म। जितने भी एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म बनती हैं, वो किस लैंग्वेज से होती है? वो सी एस में लिखे जाते हैं। सुना सकता है कि कौन सी लैंग्वेज जो माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म में यूज की आती है, वो होती है सी एस। ठीक है, CS, ये लैंग्वेज होगी CS। ठीक है दोस्तों, आता है फिर PHP। PHP स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ठीक है दोस्तों, इट इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ वेब एप्लीकेशन। जो कि एप्लीकेशन जितनी भी ऑनलाइन चलती हैं, वेब एप्लीकेशन होती हैं, उनको राइट करने के लिए, उनको प्रोग्रामिंग करने के लिए PHP का यूज होता है। ठीक है दोस्तों, फिर आता है डॉट नेट। डॉट नेट जो प्रोग्रामिंग नेट फ्रेमवर्क डेवलपमेंट बाई माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा एक CS बनाई गई थी, दूसरी डॉट नेट भी है, विच कैन बी यूज टू बिल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सच एज विंडोज वेब एप्लीकेशन, मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन। जो कि हमारी CS काम करती थी, वही काम डॉट नेट भी कर रही है। तो ये दूसरी टाइप हो गई। विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक अप्रोचेबल लैंग्वेज with an simple syntax for building type safe object oriented apps। मतलब जितने भी बेसिक टाइप की एप्लीकेशंस होती हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एप्लीकेशंस होती हैं, वो विजुअल बेसिक में ही बनाई जाती है। इसको डेटाबेस लैंग्वेज भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई एक अलग से, और इसमें अभी आया नहीं है, एक अलग से है, शायद नीचे हो। हाँ, इसमें भी नहीं है, कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। एक होता है SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, ये स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज क्या होती है? डेटाबेस मैनेजमेंट यानी DBMS में यूज होती है। DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि हम जब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को एक डेटाबेस तैयार करते हैं, उसमें जो लैंग्वेज यूज होती है, ठीक है, फॉर्म्स वगैरह क्रिएट होते हैं, वो जब DBMS पढ़ेंगे तब उसमें बता दूंगा डिटेल में। तो वहाँ पर इस स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का यूज होता है। ठीक है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटाबेस किस में राइट होता है? वो होता है SQL में। SQL यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, ये इसमें बताया नहीं गया, लेकिन मैं आगे डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, तो ये एक SQL लैंग्वेज भी होती है, डेटाबेस मैनेजमेंट की लैंग्वेज। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं
किसने डिजाइन किया है? सी प्लस प्लस डेनिस रिचटे ने डिजाइन किया है। जावा जेम्स गुसलिंग ने किया। जावास्क्रिप्ट ब्रैंडन इच ने किया है। पीएचपी रेमस लेपर्ड ने किया है। पाइथन गिबो गिडो वैन रोसम ने किया है। पाइथन ये एचटीएमएल ये, और ये सारे आप एक एक बार देख लेंगे। ठीक है दोस्तों। फिर अदर रिलेटेड टर्म जो एग्जाम जो लैंग्वेज से रिलेटेड अदर क्या होते हैं टर्म्स क्या है? लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर किसे बोलते हैं? जब सॉफ्टवेयर डिजाइन टू परफॉर्म टास्क सच एज प्रोसेसिंग प्रोग्राम कोड टू मशीन कोड। ठीक है। लैंग्वेज प्रोसेसर, लैंग्वेज का भी अपना प्रोसेसर होता है जो कि आपका क्या करता है? प्रोग्राम कोड यानी कि जो सोर्स कोड होता है, प्रोग्रामिंग की कोड होता है, उसको मशीन लैंग्वेज में यानी कि हमारी जो लैंग्वेज है रीडेबल फॉर्म लैंग्वेज है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है, वो होता है लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर आर फाउंड इन लैंग्वेज सच एज फोर्ट्रान एंड फोबोल। ठीक है। लैंग्वेज प्रोसेसर ऑब्वियसली लैंग्वेज में ही पाया जाएगा। ठीक है। फिर दूसरा है डिबगर। डिबगर इज द सॉफ्टवेयर यूटिलिटी दैट डिजाइन टू लोकेट एरर्स विद इन अ प्रोग्राम सोर्स कोड। सोर्स कोड क्या हो गया दोस्तों? जो हमारे कोड होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड होते हैं, जैसे मैंने बताया मूव को मूव MOV लिखते हैं, डिलीट को DEL लिखते हैं, सब्ट्रैक्शन को SUB, और आपका एडिशन को ADD। तो उन प्रोग्रामिंग में जो एरर होता है उसे डिटेक्ट करने के लिए डिबगर का यूज होता है। एक टाइप का सॉफ्टवेयर रहेगी। लिंकर दोस्तों, लिंकर इज अ प्रोग्राम दैट कंबाइंस ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स टू फॉर्म एन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। आपके सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड को कंबाइन करता है, लिंक करता है। ठीक है। और इसको एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है। वो किसका काम है? लिंकर का। लोडर लोडर ब्रिंग्स और प्रोग्राम ऑब्जेक्ट इनटू मेमोरी विच इज एसेंशियल टू रन ए प्रोग्राम। मतलब जो इतने भी प्रोग्राम होते हैं, जितने भी प्रोग्रामिंग होती है, उसको मेमोरी कंप्यूटर की मेन मेमोरी में यानी कि वो अगर स्टोर है, सेकेंडरी ड्राइव में स्टोर है, हार्ड डिस्क में स्टोर है, तो मेन मेमोरी में लाने का काम कौन करता है? लोडर। Spooling is a process in which data is temporarily held to be used and executed by a device, program, or the system. Data is saved in storage until the program requested it for execution. Spooling क्या होता है दोस्तों? जैसे कि मैंने कोई एप्लीकेशन रन करी, एप्लीकेशन डी ड्राइव में सेव है, नहीं सेकेंडरी ड्राइव हार्ड डिस्क में सेव है, उसको उसको डिवाइस को, ठीक है, वो टेम्परेली क्या होता है? प्रोग्राम विच डेटा इज टेम्परेली हेल्ड इन यूज एंड एग्जीक्यूटेड बाय डिवाइस, प्रोग्राम और सिस्टम। मतलब उसको लाने के लिए मेन मेमोरी में लाने के लिए एक पूल क्रिएट करता है। पूल एक तरह की स्टोरेज हो गई, उसको एक प्रोसेस हो गई स्पूलिंग, उसको क्रिएट कर देता है। और उसको हार्डवेयर मतलब हार्ड डिस्क से हमारी मेन मेमोरी में लाने तक की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, उस प्रोसेस को हम स्पूलिंग बोलते हैं। फिर आता है मेमोरी स्टोरेज यूनिट। मेमोरी स्टोरेज यूनिट क्या होती है हमारी? जैसे कि बिट होता है, ठीक है, 8 बिट में 1 बाइट होता है। ठीक है। तो स्टोरेज जो बिट होता है उसका बाइनरी डिजिट बोलते हैं, जिनको बिट को बाइनरी डिजिट बोलते हैं। 0 और 1 की फॉर्म को हम बाइनरी डिजिट इज स्मॉलेस्ट यूनिट, बाइनरी डिजिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मेमोरी स्टोरेज, यानी कि मेमोरी को मेजर करने की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? बिट। ठीक है दोस्तों। इट हैज लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 0 and 1। 0 1 को बिट बोलते हैं। ठीक है। 8 बिट में 8 बिट यानी 8 बिट में 1 बाइट होता है दोस्तों। निबल ग्रुप ऑफ 4 बिट इज कॉल्ड निबल। जब 4 बिट को मिलाया जाता है तो उसको एक निबल बोला जाता है। ठीक है। बाइट मैंने बता दिया कि 8 बिट को कॉल्ड इज अ 1 बाइट, 1 बाइट। ठीक है। ये 8 है, 8 है। ठीक है। यहाँ पर 1 बिट है दोस्तों, जी नहीं 8 है। वर्ड, a computer word is group with a fixed number of bits processed as a unit. Computer word is a program is a group with fixed number of bits processed as unit. The length of computer word is called word size. जो कि कंप्यूटर वर्ड की जो लेंथ वर्ड साइज कहलाती है। एंड वर्ड लेंथ एंड इट मे बी इधर 8 बिट और 96
बिट्स। वर्ड दोस्तों या तो 8 बिट का होगा या 96 बिट का हो सकता है। कंप्यूटर स्टोर्स द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर वर्ड्स। कंप्यूटर क्या, क्वेश्चन आ सकता है कंप्यूटर किस फॉर्म में कंप्यूटर वर्ड्स को सेव करता है। कंप्यूटर स्टोर्स इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर वर्ड्स में सेव करता है। अब इसकी हम क्या देख लेते हैं, कैपेसिटी कन्वर्जन चार्ट देख लेते हैं एक बार। वैसे तो आपको पता ही होगा 8 बिट 1 बाइट के बराबर होता है, 1024 बाइट 1 किलोबाइट के बराबर होता है, और 1 MB बराबर 1024 KB। उसके आगे ये भी हो सकता है। क्वेश्चन आ जाए, इसमें नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा तो इसमें आएगा, याद कर लेना बस थोड़ा थोड़ा। ठीक है, देख लेते हैं। ये सारा चीज़ आप देख सकते हैं। वर्ड हो गया, बाइट हो गया, निबल हो गया और बिट हो गया। मेमोरी स्टोरेज यूनिट कहलाती है। ये दोस्तों अप्रोक्सीमेट ये बताया गया है, और ये एग्जैक्ट 9 डिजिट है द लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 0 and 1। ठीक है, एक निबल, एक निबल बराबर 4 बिट्स। ठीक है दोस्तों, 1 बाइट बराबर, ये लिखा है 1 बाइट बराबर 8 बिट्स। ठीक है, 1 KB, यहाँ पर सब क्या है, 1 1 जोड़ना, 1 KB 1024 बिट्स। तो ये सब 1 MB बराबर इतना KB, 1 GB बराबर इतना MB, ये सब इतना। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट में देख लेते हैं हम एक क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स इज करेक्टली प्लेसेस इन असेंडिंग ऑर्डर। ये आया LIC के एग्जाम में, इंश्योरेंस के एग्जाम में, UICL असिस्टेंट के एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, आपने बताना है कि करेक्ट फॉर्मेट क्या है। इसका करेक्ट फॉर्मेट KB, MB, GB, TB, बाइट, MB, EB, PB, निबल, KB। ठीक है सारा। अब इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है? इसमें आंसर दे रखा है 5वां, यानी कि बोथ, A and C। ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में दोस्तों, छोटे से बड़ा। ठीक दोस्तों, ये भी सबसे छोटा है, ये भी के बाद MB आया, MB का GB आया, GB का TB आया, TB का PB आया, PB का EB आया, PB के बाद योटा बाइट भी आ गया। तो ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। ठीक है, याद होगा आपको, पता होगा तभी। ये सीरीज बनाई है, बिट के बाद निबल आ गया, फिर बाइट आ गया, फिर KB आ गया, MB आ गया, GB आ गया, TB आ गया, PB आ गया, EB आ गया, जोटा बाइट आ गया और योटा बाइट आ गया, और ये एटा बाइट एक्जा बाइट आ गया, और ये पेटा बाइट आ गया। ठीक है दोस्तों, ये टेराबाइट और गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, बाइट, निपल और बिट, ये इसकी सीरीज होगी दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी 5वीं यूनिट, कंप्यूटर अवेयरनेस की 5वीं यूनिट। ठीक है दोस्तों, हमने इसमें बहुत सारा चीज़ समझ लिया है। एक बार आप दोबारा से रिवीजन कर लेंगे, और इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो मैसेज में जरूर या कमेंट में जरूर बताइएगा। और बाकी जो अदर सीरीज है देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं, और या फिर आई बटन में प्रेस करें, वहाँ पर आपको सीरीज मिल जाएगी। और अपना ध्यान रखिए, और टेंशन में लीजिए, पेपर आपका होगा और बहुत अच्छे से होगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए ध्यान रखिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।